हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। मैं एक बार फिर आ गया हूं जो स्टूडेंट्स के अपने मास्टर नोट्स लेकर बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तो चलिए परंपरा के हिसाब से सबसे पहले एक बार इंडेक्स देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गाइस, डेफिनेशन हमारी हो चुकी है, नेचर ऑफ लॉ को हमने कर लिया है, सोर्सेज ऑफ लॉ को हमने दो पार्ट में किया है, राइट। स्कूल्स ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, एनालिटिकल स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स हो चुका है, हिस्टोरिकल स्कूल भी हो चुका है, सोशियोलॉजिकल भी हो चुका है और फिलोसफिकल अपने अंतिम दौर में चल रहा है, राइट। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो ये जो श्रीमान जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ना बच्चे पार्टी, इनका नाम है श्री रुडोल्फ स्टेमलर। पैदा हुए थे 19 फरवरी 1856 को एल्सफील्ड जर्मनी में। मृत्यु हुई 25 अप्रैल 1938 को, कहां? वेरिंगरोड जर्मनी में। जर्मन जूरिस्ट थे। एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने फिलोसफी ऑफ लॉ को, मतलब विधि दर्शन में इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैसे? इन्होंने डिस्टिंग्विश किया किसके बीच में? लॉ के आइडियल व्यू में और लॉ के फॉर्मल व्यू में, राइट। यानी कि स्टेमलर ने हमें बताया कि क्या अंतर है विधि के आदर्शवादी दृष्टिकोण में और विधि के औपचारिक दृष्टिकोण में। आइडियल का मतलब आदर्शवादी और आपका फॉर्मल का मतलब हो गया आपका औपचारिक दृष्टिकोण में। इन्होंने एक अंतर बताया, एक भेद बताया। स्टेमलर आर्ग्यूड दैट लॉ शुड बी गाइडेड बाय द परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड सोशल आइडियल्स रेदर देन मियरली रिएक्टिंग टू द इकोनॉमिक प्रेशर्स। देखो, उनका मानना था कि लॉ जो है ना, उसको केवल आर्थिक दबाव या परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दोबारा सुनो, लॉ को केवल आर्थिक दबाव या परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस जो आ जाती हैं इस तरह की, उनके रिएक्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि लॉ आएगा सब सेटल कर देगा, नहीं। बल्कि उसे न्याय और सामाजिक आदर्शों की प्राप्ति द्वारा निर्देशित होना चाहिए। यानी कि लॉ का काम क्या होना चाहिए? न्याय को प्राप्त करना, सामाजिक आदर्शों को प्राप्त करना। लॉ केवल आपके इकोनॉमिक प्रेशर्स को खत्म करने के लिए नहीं है, ये इन्होंने बताया। He emphasized the search for a universally valid ideal of justice to which law ought to conform, setting himself apart from many 19th century jurists. तो क्या था? उन्होंने इस बात पर बहुत विशेष बल दिया, बहुत जोर दिया है रुडोल्फ स्टेमलर ने कि एक सार्वभौमिक रूप से, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सली वैलिड, यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक होता है, एक सार्वभौमिक रूप से मान्य न्याय के आदर्श की खोज की जानी चाहिए। मतलब एक ऐसे न्याय के आदर्श की, मतलब जस्टिस, आइडियल ऑफ जस्टिस की खोज की जानी चाहिए जिसको सब यूनिवर्सली एक्सेप्ट करें, ठीक है, जिसके हिसाब से विधि का निर्माण हो। फिर उस जो आपने सुना है ना न्याय का आदर्श, जो आइडियल ऑफ जस्टिस की खोज करने की बात कह रहे हैं, जो यूनिवर्सली जिसको सब माने हाँ कि दिस इज द आइडियल ऑफ जस्टिस, उसके बाद आप अपने लॉ को डेवलप कीजिए उस आइडियल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग, राइट। ठीक है, विधि का निर्माण और विकास फिर उसके हिसाब से होना चाहिए। और इनका यही विचार 19वीं शताब्दी के अनेक अन्य विधिवेत्ताओं में, अनेक फिलोसफर्स में, लीगल फिलोसफर्स में जो थे, उनमें रुडोल्फ स्टेमलर के इस विचार ने उनको अनेक विधिवेत्ताओं से अलग किया, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि रुडोल्फ स्टेमलर इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर जो जूरिस्ट हैं या फिलोसफर हैं जूरिस्प्रूडेंस के। चलिए क्विक बाइट लेते जाइए। पीछे से कचरे वाली की आवाज सुनाई दे रही होगी, इग्नोर कर दीजिएगा। मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडियल एंड द फॉर्मल व्यू ऑफ लॉ। तो रुडोल्फ स्टेमलर ने क्या किया? लॉ के आइडियल और फॉर्मल व्यू के बीच में हमें एक डिफरेंस बताया, ठीक है। लॉ का आदर्शवादी दृष्टिकोण कैसा है और लॉ का औपचारिक दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। लॉ शुड बी लीड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आइडियल रेदर देन रिएक्टिंग टू द इकोनॉमिक प्रेशर एंड चेंजिंग इट। मतलब आर्थिक दबाव से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए लॉ का, उसको करंट आइडियल्स की डायरेक्शंस में आगे बढ़ना चाहिए और उनको अचीव करना चाहिए। He posed the idea of justice that did not conform to all the other jurists of 19th century, in which he emphasized the search for universally valid ideal of justice with which law ought to conform. यानी कि इन्होंने एक आइडिया दिया, बाकी के लोग इससे सहमत नहीं थे। इन्होंने कहा कि क्या खोजना चाहिए हम लोगों को? आइडियल ऑफ जस्टिस। हमें एक ऐसे न्याय का आदर्श खोजना चाहिए जिसको सब मानते हो और फिर हम अपने कानून को, अपने लॉ को उसके हिसाब से बनाएं। According to him, criteria of justice were some social ideals, और इनके हिसाब से जस्टिस का क्राइटेरिया क्या था? कुछ सामाजिक आदर्शों को इन्होंने रखा था कि इसके हिसाब से न्याय होना चाहिए। Stamler shifted legal philosophy from a purely theoretical focuses on legal norms to a more practical construction of justice in law enforcement. मतलब स्टैमलर के टाइम पे जो लीगल फिलोसफी थी, न्याय दर्शन था, वो थ्योरेटिकल था, बहुत ज्यादा लीगल नॉर्म्स को समर्पित था, लेकिन इन्होंने इसकी प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन की और क्या बताया कि जस्टिस को कैसे आपको लॉ इन्फोर्समेंट में लेके आना है, कैसे न्याय के प्रति रुझान होना चाहिए, कानून का अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि न्याय मिले, राइट। He argued that
Historical or analytical approach to jurisprudence is insufficient because it lacks a critical component of this topic. और वो क्या है, स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द लॉ कैन बी एग्जामिन्ड और क्रिटिसाइज। ये कहते हैं कि आप जो न्याय को पढ़ते हो या न्याय के बारे में बात करते हो, उसकी जो हिस्टोरिकल अप्रोच है या एनालिटिकल अप्रोच, यानी कि इसकी ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक जो अप्रोच है वो सफिशिएंट नहीं है, पूरी नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल कंपोनेंट की कमी है। और वो कंपोनेंट क्या है, एक ऐसा स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द लॉ कैन बी एग्जामिन, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके द्वारा आप लॉ को एग्जामिन कर सकते हैं कि हमारा लॉ ठीक है, सही उसके स्टैंडर्ड्स के अनुरूप चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका एंड गोल जस्टिस है, इसका एंड गोल सोसाइटी का कल्याण है या नहीं है। तो वो आगे चलते हैं, टेबल फॉर्म देख लेते हैं। पूरा नाम है इनका श्रीमान रुडोल्फ स्टेमलर, जर्मन जूरिस्ट है, डेट ऑफ बर्थ 1856, 1938 में डेथ हुई, एसफील्ड में पैदा हो गए, वेरिंग रोड में एक्सपायर हो गए। कंट्रीब्यूशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडियल एंड द फॉर्मल लॉ, फिलोसफी ऑफ जस्टिस। प्रिंसिपल क्या है, लॉ गाइडेड बाय द आइडियल्स, कि कानून जो है वो आदर्शों के द्वारा निर्देशित होना चाहिए, नॉट जस्ट इकोनॉमिक प्रेशर। लीगेसी क्या है, सर्च फॉर यूनिवर्सल जस्टिस। इन्फ्लुएंस किया इन्होंने मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस को। Formal condition of law. Stemler concluded that all law involves four formal condition. तो ये कहते हैं कि सारे के सारे जितने भी लॉ हैं, कानून है, उनकी चार औपचारिक कंडीशंस होती हैं, शर्त होती है। पहला होता है लॉ इज अ विल, विधि इच्छा है, ठीक है। इट स्टैंड आउटसाइड एंड रेगुलेट सबऑर्डिनेट विल्स इन कोऑपरेटिंग कम्युनिटी, मतलब ये सबसे अलग दिखता है, सबसे अलग है, और बाकी की जितनी भी विल्स है जो इसके अंडर है, सबऑर्डिनेट है, उनको ये कंट्रोल करता है और क्या करता है, कोऑपरेट करता है कम्युनिटी में। इट इज इंट्रिंसिकली और ऑटोनोमसली बाइंडिंग। इंट्रिंसिकली मतलब मूल रूप से ये बाइंडिंग होता है, राइट। इट इज इनवायोलेबल, परपिचुएटिंग और सेल्फ टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब है, इनवायोलेबल का मतलब है अनुलंघनीय, मतलब इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। परपिचुइटी का मतलब है निरंतर चलता है, और सेल्फ टर्मिनेटिंग मतलब खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड 4 मेथड्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ लॉ। इन्होंने रियलाइजेशन ऑफ लॉ के 4 मेथड्स बताए। A means to an end, combination of wills for common purpose, or subordination of wills to achieve those purpose, and the possibility of disallowing both the controlling will and the will it controls. तो ये इन्होंने 4 तरीके बताए लॉ के रियलाइजेशन के। ए मीन्स टू एन एंड मतलब एक अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन जो इसका है। कॉम्बिनेशन ऑफ विल्स फॉर कॉमन पर्पस, और जितने भी इंडिविजुअल विल्स हैं या सोसाइटल विल्स हैं या कम्युनिटी विल्स हैं, उन सबका कॉमन, उन सबका कॉम्बिनेशन, ताकि कॉमन पर्पस को अचीव करा जा सके। सबऑर्डिनेशन ऑफ विल्स टू अचीव दोस पर्पस, सहायता है बाकी की विल से उस पर्पस को अचीव करने के लिए। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसअलाउइंग बोथ द कंट्रोलिंग विल एंड द विल्स इट कंट्रोल। तो पहली कंडीशन क्या थी, लॉ इज अ विल, गवर्न्स कलेक्टिव एक्शन को गवर्न करता है, रेगुलेट करता है सबऑर्डिनेट विल्स को, एंश्योर कॉर्पोरेशन ताकि कॉर्पोरेशन मिल सके। कंडीशन 3 क्या है, इंटरसिंकली बाइंडिंग, मतलब मूल रूप से बेसिकली लॉ का नेचर ही है दैट इट इज बाइंडिंग, ऑटोनोमस ऑथोरिटी है। कंडीशन 4 इनवायोलेबल, आप उल्लंघन नहीं कर सकते, परपिचुएटिंग है, निरंतर चलता है, और सेल्फ टर्मिनेटिंग है। रियलाइजेशन मतलब क्या है, मीन्स टू एन एंड, लॉ सर्व्स सोशल पर्पस, सामाजिक पर्पस, सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। कॉम्बिनेशन ऑफ विल्स मतलब कॉमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल सोसाइटी सबके कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। रियलाइजेशन 3 क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ विल्स, अचीव करता है कलेक्टिव गोल्स को। और रियलाइजेशन 4 क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ डिसअलाउइंग लिमिट्स ऑन ऑथोरिटी, अगर ऑथोरिटी के ऊपर लिमिट नहीं होगी तो ऑथोरिटी क्या हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी, आर्बिट्रेरी हो जाएगी। अब स्टेमलर की आइडियोलॉजी देखते हैं, विचारधारा। Stemler's ideology emphasized that the social ideals as criteria of justice. ये मानते थे कि जो सामाजिक आदर्श है ना, सर्वमान्य, मतलब जिनको पूरा समाज मानता है, वो जो सामाजिक आदर्श है वो क्राइटेरिया है किसके, न्याय के। न्याय को सामाजिक आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए। He shifted jurisprudence from a purely theoretical focus on a legal norms to practical construction of justice इन लॉ एनफोर्समेंट। ये हमने ऊपर कर लिया है लेकिन फिर भी बता देता हूं। तो स्टेमलर के हिसाब से क्या था, लॉ जो है क्या है, उनके जमाने में वो प्योरली थ्योरेटिकल था, मतलब फोकस किस चीज पे था, लीगल नॉर्म्स पे। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं ना, लेटर एंड स्पिरिट की बात करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो तो उसके लेटर है, लेकिन स्पिरिट मतलब मूल भावना क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, न्याय मिलना चाहिए। तो वही यही बात कर रहे हैं कि पहले के जमाने में वो थ्योरेटिकल था, केवल लेटर तक सीमित था, लीगल नॉर्म्स तक सीमित था, लेकिन इन्होंने उसको बदला प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन में। और क्या किया, प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस इन लॉ एनफोर्समेंट, कि लॉ की एनफोर्समेंट में जब आप लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, जो अथॉरिटी होगी उनका एंड गोल क्या होगा, जस्टिस प्रोवाइड करवाना। He argued that the historical or analytical approach were insufficient
मैंने पहले भी बताया कि ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक जो अप्रोचेस हैं लोगों को पढ़ने की वो इनसफिशिएंट है, क्योंकि वहां पे क्रिटिकल स्टैंडर्ड मिसिंग है जो लोगों को इवेलुएट करता है। ही अपोज द नोशन, इन्होंने इस तर्क का भी विरोध किया दैट सोसाइटी शुड सिंपली एडजस्ट टू एवरी चेंज, कि सोसाइटी सिंपली जो भी बदलाव आता है उनको अडेप्ट कर लेती है, इंसिस्टिंग इंस्टेड ऑन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, बल्कि इन्होंने वो इंसिस्ट किया किस पर, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पर। ठीक है, हिज फिलॉसफी रिलेटेड टू लॉ टू सोशल आइडियलिज्म कनेक्टिंग रियलिटी विद आइडियाज इन द माइंड, जो उनकी फिलॉसफी थी वो किससे से रिलेट करते थे, सोशल आइडियलिज्म सामाजिक आदर्शवाद से कनेक्ट करती थी रियलिटी को, किससे, वास्तविकता को विचारों से, राइट। सो क्राइटेरिया ऑफ जस्टिस क्या है इनका, बेस्ड ऑन सोशल आइडियल, सामाजिक आदर्शों पर, लॉ मस्ट कन्फर्म टू जस्टिस। शिफ्ट फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस का एक शिफ्ट आया, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आया ये लॉ एनफोर्समेंट में जस्टिस की, लॉ एनफोर्समेंट गाइडेड बाय दीज आइडियल्स। क्रिटिक, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल अप्रोच इनसफिशिएंट, इन्होंने बताया, इसकी आलोचना करी। नीड क्रिटिकल इवैल्यूएशन, अपोजिशन अगेंस्ट ब्लाइंड एडजस्टमेंट टू चेंज, की सोसाइटी अपने आप बदलावों को ग्रहण कर लेती है, इसके अगेंस्ट थे। जस्टिस मस्ट गाइड सोसाइटी, ये कहते थे न्याय को सोसाइटी को निर्देशित करना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, सोशल आइडियलिज्म सामाजिक आदर्शवाद, रिलेटिंग रियलिटी विद आइडियाज। अब इनकी ज्यूरिस्टिक थॉट देख लीजिए। स्टेमलर अटेम्प्ट टू रिवाइव द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ लॉ, उन्होंने क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ लॉ को रिवाइव करने की कोशिश की। दैट लॉ शुड बी व्यूड एज अ टूल फॉर अचीविंग जस्टिस, कि लॉ को आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट या टूल के तौर पर देखिए जिसके द्वारा आपको न्याय मिले, नॉट मियरली ए सेट ऑफ रूल्स, ना कि एक सेट ऑफ रूल्स के तौर पर। उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि प्योर ज्यूरिस्प्रूडेंस, शुद्ध न्याय शास्त्र, इज द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। जो प्योर ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एनालिसिस है, वो भी लॉजिकल एनालिसिस, ठीक है, लॉ का, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। आप उसमें जो ऐतिहासिक कंटेक्स्ट डालते हैं उससे स्वतंत्र है वो प्योर ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि उसमें केवल और केवल लॉजिकल एनालिसिस है। हिज फिलॉसफी वाज फाउंडेड ऑन द डायकोटोमी बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यू। डायकोटोमी का मतलब होता है विभाजन कर देना, अलग कर देना, पृथक कर देना। तो इनका जो ये है दर्शन है, मतलब फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र कहते हैं, तो इनका जो न्यायिक दर्शन है वो किस चीज पर टिका हुआ था, फैक्ट और वैल्यू के बीच में जो इन्होंने पृथक्करण किया, इसका जो विभाजन किया उस पर टिका हुआ था। आगे चलते हैं। फैक्ट कंसर्न परसेप्शन एंड डिस्क्राइब थिंग्स एज दे आर। फैक्ट मतलब किस चीज से कंसर्न रहते हैं, परसेप्शन मतलब धारणाओं से, और डिस्क्राइब करते हैं जैसी की जैसी चीजें हैं, राइट, बिल्कुल एज इट इज। वैल्यूज कंसर्न डिजायर और फील, और जो वैल्यूज होती है ना वो किस चीज से रिलेटेड होती है, आपकी इच्छाओं से, डिजायर से, आपको क्या चाहिए, राइट। सीइंग द वर्ल्ड एज अ स्टेज फॉर ह्यूमन एक्टिविटी, और वर्ल्ड को एक ह्यूमन एक्टिविटी के स्टेज के तौर पर वैल्यूज देखती हैं। स्टेमलर इंस्टीट्यूट दैट द ज्यूरिस्प्रूडेंस मस्ट फोकस ऑन द लॉजिकल रिफ्लेक्शन। स्टेमलर चाहते थे, इस बात पर जोर देते थे कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो किस चीज पर फोकस करे, लॉजिकल रिफ्लेक्शन पर और क्रिटिकल एग्जामिनेशन पर, बजाय साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ जुडिशियल बिहेवियर। ठीक है गाइस, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था इसका, लॉ एज अ टूल ऑफ जस्टिस है, ठीक है, बियॉन्ड मियर ओबीडियंस। प्योर ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या कहते हैं, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लॉ है वो प्योर ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, वो अलग चीज है। डायकोटोमी क्या है, फैक्ट वर्सेस वैल्यू का इन्होंने एक डिफरेंस बताया, इसी के ऊपर इनकी पूरी की पूरी थ्योरी टिकी हुई है। परसेप्शन वर्सेस ह्यूमन विल्स, और अप्रोच क्या है, लॉजिकल रिफ्लेक्शन, नॉट साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। और प्रिंसिपल क्या दिया, जस्टिस एज अ गाइडिंग आइडियल, लॉ मस्ट बी क्रिटिकली एग्जामिन्ड। अब इनके मेजर वर्क्स बुक्स देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ जस्टिस, ईयर इसका मुझे मिला नहीं, मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, आपको मिल जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में देना। द थ्योरी ऑफ जस्टिस इन्होंने लिखी, ये क्या है, कोर वर्क है जो आउटलाइन करता है इसकी फिलॉसफी ऑफ लॉ रूडोल्फ स्टेमलर की। और इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। तो गाइस प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें तो आपका स्वागत है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं www.logicalstudies.com हमारी वेबसाइट हो जाएगी, टेलीग्राम चैनल TLS UGC नेट लॉ, और हमारा व्हाट्सएप है 7302606241। So guys, this is your friend advocate लक्ष्य कुमार सिंह signing off for the day. See you tomorrow with a new topic. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। Thank you very much.